हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि मैं हर दिन अब सुबह की शुरुआत पढ़ाई से करूंगी, तो बस इसी चलते आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। सुबह लगभग 4:45 बजे उठ गई थी और उठने के बाद फ्रेश हो गई हूँ, अच्छे से रेडी हो गई हूँ और आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। आपको मैंने रियल टाइम सर्च करके दिखा ही दिया था। अभी 5:20 हो रहे थे और आज मैं ना मॉर्निंग में रिवाइज़ करने वाली हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ना मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट है। मीन्स कि कल जो मैंने सेट लगाया था उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन थे मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। एक्चुअली सर ने ही इतना अच्छा पढ़ाया है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड मेरा बहुत अच्छा हो गया। और मेडाइवल तो मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया है क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था मेडाइवल मैंने, और उसका जो वीडियो अपलोड हुआ है ना ऐप में वो मैं नहीं देखूँगी क्योंकि 20 वीडियोज़ है और ऊपर से हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया गया है। तो इसीलिए मेडाइवल वाला पोर्शन तो मैं अपने नोट से ही कंप्लीट करूँगी जो कि मैंने बहुत पहले बनाया था। और रही बात एंशिएंट की, तो एंशिएंट में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसे कंप्लीट करूँगी। मे बी सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज में मैं एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करूँ। देखते हैं कि एंशिएंट का दिन कब बनता है और किस दिन उसे कंप्लीट करती हूँ। तो आज का मेरा ये लास्ट टॉपिक था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसके बाद ना मुझे किचन में जाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। और इसके बाद गांधी युग है, और आपको तो पता ही है कि गांधी युग कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। बट हाँ, मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को लर्न किया था। 2 दिन टाइम लगाया था मैंने इसे लर्न करने में। तो अभी मुझे टेंशन नहीं है कि अगर मैं थोड़ा स्लो भी रिविज़न करूँगी ना मॉडर्न हिस्ट्री को तो मेरा काम चल जाएगा। तो बस सुबह उठकर मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है और अब मैं जाऊंगी किचन में किचन का काम करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी मेरे सब्सक्राइबर इतनी प्यारी हैं, मुझे कमेंट करती हैं कि दी आप मायके चले जाइए पढ़ाई करने के लिए। बट देखिए, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, कि बार बार आना जाना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। और ये चीज़ तो है कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल होती है, और ये आप नहीं कह सकते कि किसी के लाइफ में कम स्ट्रगल है, मेरे लाइफ में ज़्यादा है, उसको तो बहुत टाइम है, उसको काम कम है, वो ज़्यादा पढ़ सकती है, मैं कम पढ़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी की भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके लिए, उस इंसान के लिए वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं। भले ही आपके पर्सपेक्टिव से उसकी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम किसी और के पर्सपेक्टिव से बहुत कम हो। तो ये तो है कि ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर जानती हूँ कि जो भी स्ट्रगल हमारे पास है, भगवान हमें इतनी शक्ति तो ज़रूर देते हैं कि हम उस स्ट्रगल को पार कर सकें। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान हर किसी को उतना ही संघर्ष देते हैं जिसका कि हम मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ना जानते हैं कि हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है, हमारे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। इसीलिए वो हमें संघर्ष देते हैं। आप समझिए कि कोई एक इंसान है जिसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, तो आप सोचिए कि उसकी लाइफ का ग्रोथ होगा क्या? नहीं होगा उसकी लाइफ का ग्रोथ, क्योंकि जहाँ चैलेंजेस नहीं है ना, वो समझिए आपका डेथ जोन है। कोई इंसान जब मर जाता है ना, तभी उसके पास कोई चैलेंज नहीं होता है। चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदा हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है उसको पार करने की और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की। और ये भी मत समझिएगा कि जब हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी तो फिर चैलेंजेस नहीं आएंगे, नहीं, उसके बाद भी आएंगे। लेकिन हाँ, आप जैसे जैसे एक संघर्ष को पार करिएगा, दूसरे संघर्ष में जाइएगा, आप उसके हैबिचुअल हो जाइएगा, और हर संघर्ष को जीतने के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। देखिए, भगवान राम को भी ना 14 साल का संघर्ष करना पड़ा था भगवान बनने के लिए। तो हम क्या चीज़ हैं, हम कैसे बच सकते हैं? भगवान कृष्ण को भी देखिए ना, बचपन से ही अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। लेकिन एक बात ना कंफर्म है कि अगर हम अपने स्ट्रगल को जीत लेते हैं, उसका मुकाबला कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, तब हमारी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक्चुअली पता है, हमें ना अभी पता ही नहीं कि हमारी ट्रू पोटेंशियल है क्या। ट्रू पोटेंशियल आपको तभी रियलाइज़ होगा जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और एक बात और कि ना, हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। जैसे मुझे भी लगता है कि हाँ यार, अगर मुझे किचन का काम नहीं होता, घर का काम नहीं होता, तो मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ लेती। तो कभी कभी ना हमें अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे काम करना ही है एनी हाउ। तो जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब आप समझते हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जब तक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके दिमाग में यही रहेगा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ बर्बाद कर रही हैं। लेकिन जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, करंट सिचुएशन मेरी ये है, बट मैं 5 साल बाद या 1 साल बाद जॉब लेकर यहाँ पहुँचना चाहती हूँ, तो जब आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तब एक्शन लेना शुरू करते हैं।
और ना सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको कोई सॉल्यूशन दिखाई देगा। बहुत बार मुझे कमेंट आता है, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, साथ में घर का काम भी है, तो कैसे मैनेज करूं। मैं बस आपको एक चीज़ कह रही हूँ कि आप पेन और पेपर लीजिए, कॉपी में लिखिए कि आपको क्या क्या काम है और क्या ज़रूरी है, एकदम मैंडेटरी है कि इसको करे बिना आपका काम नहीं चल सकता। उन सभी काम को लिख लीजिए और देखिए कि आपका कितना टाइम एक्चुअली इन सब काम में जाता है, कितना टाइम बचता है, और एक बार एनालाइज कर लीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, इतना टाइम है, दिन में 2 घंटे 3 घंटे का टाइम बच रहा है, पहले उसी में पढ़ना शुरू कीजिए। फर्स्ट डे ही मत सोचिए कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट डे ही सोचेंगे ना 10 घंटे पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग ना आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो आपको इतने सारे काम दिखा देगा कि आपको लगेगा कि मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे तो इतना सारा काम करना है। तो कभी कभी हमारा दिमाग भी हमें बेवकूफ़ बनाता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पेन पेपर लीजिए, लिखिए कि कौन सा टाइम स्लॉट आपके लिए खाली है, किस में आप पढ़ाई कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके पहले 2 घंटे पढ़िए, 2.5 घंटे पढ़िए, फिर 3 घंटे पढ़िए, और धीरे धीरे करके अपने स्टडी आवर को इंक्रीज़ कीजिए। और हाँ, आपका स्टडी आवर भी ना इंक्रीज़ तभी होगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। आप फर्स्ट डे से कभी भी, जिसके पास पूरा टाइम होता है ना, दिन भर कोई काम नहीं होता है, वो भी फर्स्ट डे 10 घंटे नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उतना पढ़ने के लिए आपका माइंड तैयार ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ना शुरू कीजिए। जिसको ना, जो आज, जैसे आज मैं 8 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मैं फर्स्ट डे से नहीं पढ़ रही थी। जब मैं ससुराल आई थी ना, आप उस समय का मेरा व्लॉग चेक करिएगा, 3.5 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे मैक्सिमम होते थे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करती गई और अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। गाइस, सुबह के 8:45 बज गए हैं और अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर ना मैं आज का दिन डिसाइड कर रही थी कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो अभी 8:45 बजे से 10:30 तक मुझे हिस्ट्री रिवाइज़ करना है, मॉडर्न हिस्ट्री, और 10:30 से 12:30 का मैंने स्लॉट रखा है कि इसमें मुझे बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और इसके अलावा जो भी पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी में उसको एक बार पढ़ भी लेना है। और इसके बाद 12:30 से 1:30 तक मैं रेस्ट करूँगी, और फिर 1:30 से 3:30 तक मुझे पॉलिटी प्लस बिहार जीके, आपको तो पता ही होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से मैं पॉलिटी हर दिन 1 पेज कर रही हूँ, तो 2 घंटे का टाइम लेती हूँ मैं हमेशा, और उसमें बिहार जीके और पॉलिटी दोनों पढ़ती हूँ। और फिर 3:30 से 4:30 तक रेस्ट करूँगी, और 4:30 से लेकर 6:30 तक एंशिएंट का, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करना है। 2-3 लेक्चर उसमें मेरा हो गया है, जो बाकी है, तो वो 2-3 लेक्चर मैं अटेंड करूँगी। हो सकता है कि अगर इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, मीन्स कि 7 भी बज जाए, 7:30 भी बज जाए, तो कोई बात नहीं, बट आज एंशिएंट हिस्ट्री का सारा लेक्चर देखकर कंप्लीट कर लूँगी। तो बस चलिए, अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू करती हूँ। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूँगी मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने उग्रवादी काल का पूरा पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है सुबह में, और अभी मैं करूँगी गांधी युग से शुरुआत। तो देखते हैं कि 1.5 आवर में कितना रिवीजन हो पाता है। जितना भी होगा मैं उतना ही करूँगी, अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी, बाकी जो बच जाएगा उसको मैं कल रिवाइज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने गांधी युग से पढ़ना शुरू किया था, और गांधी युग से लेकर ना मैंने गांधी इरविन समझौता तक लर्न किया है, मीन्स कि गोलमेज सम्मेलन वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि गांधी इरविन समझौता के बाद स्टार्ट होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे मैं कल कर लूँगी भारत छोड़ो आंदोलन को। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आज ना एक सेट में क्वेश्चन भी आया था जिसमें सीक्वेंस में अरेंज करना था कि स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और 1-2 आंदोलन का नाम था, उनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो क्योंकि ना मैंने अपनी कॉपी से एकदम सीक्वेंस में लर्न किया था, तो वो क्वेश्चन मेरा आज सही हो गया। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं बायोलॉजी पढ़ने लग गई थी, और बायोलॉजी के ना मैं नोट्स भी मतलब नोट डाउन करती जा रही हूँ अपने कॉपी में, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि साइंस से 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप कंफर्म रहिए कि 8 to 10 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से रहेंगे। बाकी केमिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, और फिजिक्स से 3 से 4 ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। क्योंकि ना मैंने खान सर का एक बार बीपीएससी प्री का एनालिसिस देखा था, तो उसमें खान सर ने कहा था कि साइंस में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन तो बायोलॉजी का ही होता है। हे गाइस, दोपहर के 12:23 हो गए हैं, और मैंने बायोलॉजी का सेशन भी अटेंड कर लिया है। 2 वीडियो लेक्चर मैंने देखे हैं, और 2 वीडियो लेक्चर मैंने देखा, उनका नोट्स बनाया, बट मैंने केवल एक ही वीडियो को रिवाइज़ किया है, मीन्स कि एक वीडियो लेक्चर का जो नोट्स था उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। अभी सेकंड वाला मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, और अभी ना मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना है। बट हाँ, अभी ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ, आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइए कि पीयूष ग्रंथि से टोटल कितने हार्मोन्स निकलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि लव हार्मोन किसे कहा जाता है। और तीसरा आप ये बताइए कि महिलाओं में वात्सल्य भावना को पैदा करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है। इसके अलावा आप ये भी बता दीजिए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। हाँ, 4 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो चलिए अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ और रेस्ट करने के बाद दोबारा अपना पढ़ाई शुरू करूँगी। 1 घंटे मैंने रेस्ट किया है और 1 घंटे के बाद अब आ गई हूँ पॉलिटी पढ़ने के लिए। और आपको तो पता ही है कि पॉलिटी में पेज वाइज लर्न करती हूँ। तो आज ना मेरा पेज नंबर 6 था, बट आज मैंने पेज नंबर 7 भी आधा लर्न कर लिया, क्योंकि एक टॉपिक था उसमें मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का टॉपिक 2 पेजेस में था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी आधा लर्न कर लेते हैं। और पता है, आपने ऐसे पेज वाइज लर्न करिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगता है तो बस उसको डिवाइड कर दीजिए। ऐसे डिवाइड कीजिए कि ठीक है 10 पेज लर्न करना है, 10 दिन है, हर दिन 1-1 पेज करेंगे या हर दिन 2-2 पेज करेंगे। तो ऐसे करने से ना आपका वो टॉपिक जो है वो ईजी आपको लगेगा और अच्छे से लर्न हो जाएगा, और आपका ना उस पर कमांड भी अच्छे से हो जाएगा। ये जो स्लॉट है मेरा, इसमें मैं पॉलिटी और बिहार जीके पढ़ती हूँ। तो बिहार जीके के लिए तो मैं स्पीडी की बुक यूज़ कर रही हूँ, और बिहार जीके का सारा टॉपिक नहीं पढ़ती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि बिहार का एक 7 निश्चय करके कोई है प्लान, वो पढ़ती हूँ। इसके अलावा बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री क्या हुए वो सब पढ़ती हूँ। इसके अलावा बिहार का जितना भी ज्योग्राफी है, मीन्स कि कौन कौन सी झील है, कौन कौन से मंदिर हैं जो खास है, मेन तो इसमें इम्पॉर्टेंट बिहार का ज्योग्राफी ही है मुझे लगता है। बट स्पीडी वाले बुक में ना बहुत अच्छे से बिहार का दिया हुआ है। मुझे लगता है कि 8-10 पेजेस होंगे, हर दिन 1-1 पेज कीजिएगा तो 10 दिन में बिहार जीके कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि टीचिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं भी है। तो फाइनली 3rd स्टडी शॉट भी कंप्लीट हो गया है, और अब मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, आपको मेरे फेस से लग रहा होगा। तो फ़िलहाल मैं किचन में जाऊँगी, बहुत सारा काम बचा हुआ था किचन में करने के लिए, मीन्स कि बर्तन धोना था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये भी जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर रात में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और मैं ना रात में कभी कभी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। हाँ, भले मैं वो वीडियो में आपको नहीं दिखाती हूँ, बट कभी कभी मेरा मन करता है तो सोचती हूँ कि चलो एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि ना दिन भर बैठ के पढ़ना रहता है। तो ऐसे में एक्सरसाइज करने से ना बॉडी थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था और पूछ रही थी कि दी सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें। उनका भी बिहार टीचिंग एग्ज़ाम भी है, साथ में सीटेट भी है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि देखिए, आपके लिए सीटेट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सीटेट नहीं निकलेगा ना तो आप बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा इस ईयर में जो भी टीचिंग वैकेंसी आएगी, आप किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा ध्यान सीटेट पे देना चाहिए, क्योंकि वो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। क्योंकि बिहार टीचिंग एग्ज़ाम तो एक ही एग्ज़ाम है, इसके बाद DSSB के भी एग्ज़ाम्स होंगे। इसके अलावा AMRS की वैकेंसी आई हुई है, तो बहुत सारी वैकेंसीज अभी आएंगी। तो उसके लिए खुद को एलिजिबल करने के लिए ज़रूरी है कि आप सीटेट का एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस कीजिए और सीटेट पहले क्वालिफाई कीजिए। अभी 3rd स्लॉट में ना मुझे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करना था, बट मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ, तो अभी और पढ़ने का मन नहीं था। मैंने सोचा कि चलो एक सेट सॉल्व कर लेते हैं, और सेट सॉल्व करने में ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सेट सॉल्व करने से क्या होता है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और मैथ्स बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए अभी मैं सेट बना रही थी। और ये सेट ना बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मीन्स कि आज मैं सेट नंबर 4 बनाई थी, और फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में तो आप 20 से 25 क्वेश्चन ही टिक कर पाएंगे, इतना ज़्यादा टफ था। मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताइएगा कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो लेकिन 50 क्वेश्चन के बाद ना अच्छे क्वेश्चंस थे। पहले तो मैं डर रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे इसमें मार्क्स ही नहीं आएंगे 50 से ज़्यादा, बट फिर जब मैंने सॉल्व कर लिया पूरा, और फिर जब काउंट किया तो अच्छे ही क्वेश्चन सही हो गए, मीन्स टोटल 72 क्वेश्चन सही हुए हैं और 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि 1 महीने में, मीन्स कि एग्ज़ाम तक आते आते मैं कम से कम 85 मार्क्स स्कोर कर पाऊँ सेट में। देखते हैं होता भी है या नहीं। आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि दी अपनी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए और बताइए कि 1 मंथ में कैसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो ना मैं आपके लिए कल ज़रूर पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक ऐसा प्लान बनाऊँ कि जिसको आप अच्छे से फॉलो कर पाएँ, और 1 मंथ में आपका प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। तो कल की वीडियो का इंतज़ार करिएगा। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाऊंगी, जो कि बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।